नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं में गद्य भाग से एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। जब उन्होंने दिनमान एक पत्रिका का कार्यभार संभाला, तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। सर्वेश्वर जी ने पराग पत्रिका के माध्यम से बाल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा, कहानी संग्रह है लड़ाई, नाटक है बकरी, 1974 में प्रकाशित हुआ। इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और ये इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इस पाठ को लिखने की प्रेरणा, प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जिनका जन्म तो विदेश में हुआ हो, परंतु उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया? जन्म, ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये मदर टेरेसा है, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न मदर टेरेसा। जन्म इनका 1910 में स्कोपजे स्कॉटलैंड में हुआ था। 1929 में वे भारत आईं और संपूर्ण जीवन परोपकारिता में समर्पित कर दिया। स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसी तरह का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के के जीवन एवं व्यक्तित्व को बहुत ही रोचक ढंग से प्रकाशित किया गया है। जैसे हमने मदर टेरेसा के बारे में देखा, वैसे ही सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से संबंधित ये चैप्टर लिखा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर बुल्के का जन्म यूरोप में बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, लेकिन वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए और यहीं बस गए थे। लेखक का फादर कामिल बुल्के से अंतरंग संबंध था। यही कारण है कि लेखक उनके व्यक्तित्व का जीवंत चित्र प्रस्तुत कर सके। वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे तथा भारतीयों के प्रति अपने मन में बहुत प्रेम था। वे भारत को अपना देश मानते थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो चैप्टर है, उसके मुख्य बिंदु हैं। लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के एक देवदार के वृक्ष के समान थे, क्योंकि वे सभी को आश्रय देते थे और दुखी लोगों को सांत्वना देते थे। फादर बुल्के का हृदय दया, ममता, अपनेपन से भरा हुआ था। वे शांत स्वभाव के थे और उनका जीवन सादगी से परिपूर्ण था। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जिसमें असीम वात्सल्य था। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी मृत्यु पर असंख्य लोगों ने दुख प्रकट किया। बुल्के जी हिंदी प्रेमी थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। वे हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वे लेखकों को स्पष्ट राय देते थे। बुल्के जी रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने हिंदी में रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध कार्य किया। फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। फादर संकल्प से ही सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। जिसमें अमृत जैसा मिठास हो, उसे जहरवाद से नहीं मरना चाहिए। और इस बार फादर ने लेखक को बाहें खोलकर गले नहीं लगाया। चारित्रिक विशेषताएं। फादर बुल्के का चित्र है सरल हृदयी, देश प्रेमी, मस्त मौला, ममत्वमयी, आस्तिक, कर्मठ, करुणामयी और शांत व्यक्तित्व इनका था।
फादर कामिल बुल्के का। प्रश्न और अभ्यास पे परिचर्चा करेंगे। फादर को जीवन के अंतिम पड़ाव में कौन सा रोग हुआ था? पाठ आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये उत्तर मिलेगा। करुणा के निर्मल जल में स्नान करने का क्या आशय है? फादर किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे? फादर किस साहित्यिक संस्था के सदस्य थे? अगर भाषा की बात पर चर्चा करें तो इस चैप्टर में निबंध, अनौपचारिक पत्र और समुच्चय बोधक अव्यय प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं। निबंध क्या है? हालांकि 10वीं कक्षा में निबंध का टॉपिक जो है ख़त्म कर दिया गया है। इस बार आपको निबंध की जगह क्रिएटिव राइटिंग, संदेश लेखन आना है। तो लेकिन निबंध पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कभी आपसे कंपटीशन में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। इन शीर्षकों को उपशीर्षकों में बांट लेना चाहिए। उपशीर्षकों में ना बांट पाओ तो कम से कम निबंध को आरंभ, मध्य एवं उपसंहार, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन 3 शीर्षकों में बांटना पर्याप्त होता है। निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र, एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहा जाता है। इसे 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो इसमें उनका प्रारूप नहीं, ये अनौपचारिक पत्र हैं, निजी रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो अपने से छोटों को, बराबर वालों को, छोटों को, बड़ों को क्या क्या संबोधन किए जाते हैं, ये सारे स्लाइड में समझाए गए हैं। समुच्चय बोधक अव्यय आपको वाक्य रचना में भी पढ़ने हैं। जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। जहाँ पर तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। जैसे राम और श्याम, तुम बाजार जाओ और मेरे लिए फल लेकर आओ, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। धन्यवाद। आशा है कि ये चैप्टर मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किया है, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगली कक्षा में हम प्रश्न उत्तर के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।